नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। संसद की अपनी सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी के समर्थन में अब भले ही कांग्रेस के तमाम नेता राजघाट पर सत्याग्रह करते रहें, उन्हें योद्धा कहते रहें, उन्हें बलिदानी कहें, उन्हें डरो मत की घुट्टी पिलाते फिरें, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी से जुड़े क्रिमिनल डेफेमेशन के केस में अभी तक ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया नहीं गया है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी कांग्रेस की किसी अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए हैं? और फिर अडानी के मामले में ये 20,000 करोड़ की डिफेंस डील का मामला क्या है? मोदी सरकार ने ये डिफेंस डील अडानी को क्यों दी? ये सवाल भी राहुल गांधी अब क्यों उठा रहे हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सतीश चंद्र मिश्र जी। नमस्कार सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार अंजू जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सतीश जी, ये बताइए कि ये रविवार का दिन राजघाट पर कांग्रेस के नेता सारे इकट्ठा हुए सत्याग्रह कर रहे थे। सत्याग्रह किसके खिलाफ कर रहे थे? क्या अदालत के खिलाफ कर रहे हैं, जिस अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है क्रिमिनल डेफेमेशन केस के? नहीं, उसमें तो बात ही नहीं कर रहे, उसमें तो कोई कांग्रेसी बात नहीं कर रहा, पूरी पार्टी बात नहीं कर रही। कल खुद राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो उस पर उसने बात नहीं की। जब उससे सवाल पूछे गए, 3 लोगों ने उससे सवाल पूछे, तीनों को उसने एक ही जवाब दिया कि ये जो है ये लीगल मैटर है, इस पर कोई बात करनी हो तो मेरे वकील से बात करिए, मेरी लीगल टीम से बात करिए, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, ये लीगल मैटर है। अंजू जी, मेरी समझ में नहीं आता, उसने जो आधे घंटे की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी जो रामायण बाकी, वो उस सजा सुनाए जाने पर ही बाकी। तो सजा सुनाया जाना, उस राहुल गांधी को सजा सुनाया जाना पॉलिटिकल है, और सजा क्यों दी गई ये लीगल है। ये एक ही ये कौन सी परिभाषा है? न तो उससे किसी पत्रकार ने टोका, न उसने उसका जवाब दिया। तो वो उस पर तो ये बात ही नहीं कर रहे, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। और वही उसका कोई बहुत बुरा परिणाम, अब क्या उसका बोलूं मैं, कि एक तरह से देश की आंखों में धूल झोंक रहा है। कल इसका एजेंडा कुछ और है, ये देश को बरगलाने के लिए, कि एक अलग ध्यान भटकाने के लिए ये तरह तरह के नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दों पर नहीं आ रहे, किसी मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। किसी मुद्दे पर आप तथ्यों के साथ बैठ जाए एक बार सामने, जो भी उनको पसंद हो उस नेता के साथ बात करें। वो काम ना करके ये सीधे सीधे अपने एक एजेंडे के तहत, जो इसने, अंजू जी, जिस समय इसकी ये यात्रा शुरू हुई थी, ये भारत जोड़ो यात्रा, उस समय उसकी समाप्ति पर भी मैंने किसी और शो में कहा था कि इस यात्रा के खतरनाक परिणाम हम लोगों को इसके समाप्ति के बाद देखने को मिलेंगे। अभी एक तरह से ये जैसे इकट्ठा करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो देश विरोधी तत्व है उनको इकट्ठा करने के लिए इसने एक यात्रा की है, और ये क्या षड्यंत्र रच रहा है, इसके परिणाम हम लोग को यात्रा के बाद देखने को मिलेंगे। अमेरिका से 30 जनवरी को इसकी यात्रा खत्म हुई थी, अभी 30 मार्च आया नहीं है, 2 महीने। और आप गौर करिए घटनाक्रम, कश्मीर से लेकर और पंजाब तक पूरा, पंजाब तो पूरी तरह से आग में झुक गया है। और उसकी भूमिका जब वहां जाके इंग्लैंड में तय कराया था, जब इसने ऑक्सफोर्ड में अपना वो प्रवचन देते समय बाकायदे इंगित करके एक सिख से कहा था कि तुम सिख हो, तुम लोगों को मोदी 2 दर्जे का नागरिक समझता है। और उसके बाद मनीष जी, अंजू जी, आप जरा देखिए कि वहां पे क्या हो रहा है। भारतीय दूतावास पे 3 दफे वो सिखों का खालिस्तानी गुट टूट पड़ा है इसके आने के बाद। तो ये एक इसका एजेंडा जो है वो भारत विरोधी, मैं खुलकर बोलता हूँ, और कोई परहेज नहीं कि उसमें लगा लाग लपेट किया जाए। देश विरोधी, भारत विरोधी, मैं इसको मोदी विरोधी कतई नहीं मानता। ये जो अगर ये खुद कहता है, जो कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी विरोध को देश विरोध ये नहीं, ये अपने देश विरोध को मोदी विरोध का जामा पहनाते हैं। इनके मोदी विरोध को देश विरोध नहीं मानता मैं, लेकिन ये जो देश विरोध करते हैं उस पर ये नकाब पहनाते हैं, उसको एक चादर उड़ाते हैं बड़ी रेशमी, कि हम तो मोदी विरोध कर रहे हैं। मोदी विरोध नहीं कर रहे हैं, ये देश का विरोध कर रहे हैं। जरा गौर करिए, कल इसने रक्षा मंत्रालय के ऊपर जो बात की, वो बहुत गंभीर बात थी, जिसको किसी मीडिया ने पॉइंट आउट नहीं किया, कि इसने अडानी करते करते ये आ गया रक्षा मंत्रालय के ऊपर, कि रक्षा मंत्रालय इससे, अडानी से नहीं पूछता कि तुम ये पैसे कहां से ला रहे हो जो तुम डिफेंस सेक्टर में लगा रहे हो। इसके पास, मैं मान लेता हूँ, चलिए अडानी के पास गलत रकम आई, अवैध रकम आई, 20,000 करोड़ जिसका गाना गा रहा है वो अवैध रकम है। तो ये इसको ये कैसे मालूम कि वो अवैध रकम डिफेंस सेक्टर में ही लगी है? इसको ये क्यों नहीं लगा कि वो अवैध रकम अशोक गहलोत के राजस्थान में लगी है, अशोक गहलोत का जो बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें लगी है?
या वो 20,000 करोड़ की अवैध रकम शेल कंपनियों से जो आई वो भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार जो प्रोजेक्ट है उनमें लगे। ये इसने बाइफरकेट कैसे कर लिया, ये विभाजन इसने कैसे कर लिया? क्या इसको अडानी ने बताया कि ये मेरी शेल कंपनी से जो 2 नंबर की काला धन आया है ये मैंने भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के राजस्थान में नहीं लगाया, ये धन मैंने डिफेंस सेक्टर में लगाया है। तो ये नाटक करता है। इससे कोई इससे सवाल पूछता नहीं। कल आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कि जिन 1-2 लोगों ने हिम्मत दिखाई तो उनमें से एक को इसने कितनी बुरी तरह धुतकारा है। मैं राजदीप सरदेसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दूसरे पत्रकार की, जिसने पिछड़े वर्ग को इसकी गाली दी जाने पूछा था, मैं उनका नाम नहीं सुन पाया कि वो हल्ला हो रहा था। तो उनको डपट देता जो कहता गोदी मीडिया ऐसा तो कोई भाजपा नेता मुझको अभी तक नहीं मिला जो इस तरह से डांट रहा हो योगी आदित्यनाथ है। तो ये केवल जो है इसका एक एजेंडा है जो चीन ने इसको थमाया है। ये इतना बुद्धिमान भी नहीं है, ये उसके कंडुइट की तरह काम कर रहा है। जैसे उनका भेजा हुआ एक टूल किट है, जैसे सबसे अहम टूल किट है। जरा इसके क्रम देखिए, जिस समय डोकलाम में हमारी सीनाएं लड़ रही थी तब ये रात 12 बजे रात में जाके चीन के दूतावास में मिलने गया। इससे पूछा गया तो ये मुकर गया। वो तो पता नहीं, उन्होंने, चीन भी बड़ा दूसरे टाइप का देश है, उसने जानबूझकर वो लीक की या गलती से उससे हो गई। जब वो फोटो सामने आ गई चीन के विदेश मंत्रालय पे, तब इसने कहा कि हाँ जाना कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन चुपचाप जाना और उसके बाद छुपाना और तब वो उजागर होना तो निश्चित ही कोई ना कोई गलत बात थी। अंजू जी, कोई भी चीज हम और आप तब छुपाएंगे ना जब हमको हमारे अंदर गिलानी की अनुभूति होगी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं जिसको किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लगातार 2 दिन तक ये लोग मना करते रहे कि नहीं 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 कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद जब फोटो सामने आ गई चले गए तो कौन सा गलत काम किया? बिल्कुल गलत काम किया, तभी तुमने छुपाया था। तो ये कल जो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इसका जो पूरा समझिए इंग्लैंड से इसने शुरू किया है अपना अभियान, तो प्रो चाइना, इंग्लैंड में तो खुल कर चाइना के उसमें बोला ही था मैं, ये प्रो चाइना एंटी इंडिया, और अब उसको एक जमीन पर उतार रहा है। कल की इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल क्लियर हो गया जब इसने रक्षा मंत्रालय पर सवाल उठाया कि इसकी आप जरा इससे कि अडानी उसमें जो ड्रोन के लिए कर रहा है, जो लॉजिस्टिक के लिए वो काम कर रहे हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा आर्मी के लिए प्रोडक्शन उनका काम है, उस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहा, उसको रोक क्यों नहीं रहा रक्षा मंत्रालय? तो इसको केवल एक एजेंडा दिया गया है कि चीन से कि किसी तरह से इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन बाधित करो, उसमें जो बिग प्लेयर आ रहे हैं उनको रोको। और अंजू जी एक और बता दूं आपके दर्शकों से कि ये खाली अडानी नहीं, ये इस समय अडानी इसके निशाने पे है। 2017 याद करें, पता नहीं कितने लोग भूल गए होंगे, या ढूंढेंगे तो उनको यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। 2017 में इसने यही आरोप टाटा पे लगाया था। इसने पूरे गुजरात चुनाव के दौरान घूम घूम कर एक आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने टाटा को 33,000 करोड़ रुपए दे दिए, 33,000, और नैनो फैक्ट्री बनाने के लिए। और सबसे खास बात समझिए ये एजेंडे पे कैसे काम करता है कि जब इसने आरोप लगाया तो टाटा ने दूसरे दिन, टाटा के जो बिग गन थे उन सब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके बड़े अफसर सब बैठे और उन्होंने सारे कागज प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि हमको केवल 550 करोड़ रुपए गुजरात गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो भी एज ए लोन है जो हमको चुकाना होगा, जो हमें वापस करने हैं, और 33,000 करोड़ का तो कोई लेना ही देना नहीं। ये इसने मेरे ख्याल से 30 नवंबर को लगाया था। उन्होंने एक दूसरे दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी बेशर्मी से लगातार झूठ बोलता रहा कि नरेंद्र मोदी ने टाटा को 33,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और जो इसकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी मिल जाएगी, दर्शकों को ढूंढ ले, गुजरात चुनाव 2017 के मैं बात कर रहा हूँ उसकी कैंपेन की, तब भी इसने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसने टाटा के स्पष्टीकरण के बावजूद इसने कहा कि टाटा को 33,000 करोड़ रुपए, चीफ मिनिस्टर मोदी, तब वो उस कालखंड की बात कर रहा था जब नरेंद्र मोदी वहां चीफ मिनिस्टर थे। अंजू जी बता दूं कि ये क्यों कर रहा था। टाटा का भी डिफेंस प्रोडक्शन शुरू हुआ है, अब तो वो शुरू हो गया, वो तो तोपे बना रहे हैं, वो गुजरात में ही उनकी वो यूनिट लगी हुई है। और 2017 का वही साल था कि उसी साल टाटा अपनी वहां पे यूनिट शुरू कर रहे थे, एक निर्माण उसका शुरू हो रहा था। तो जो आदमी डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है उस पर ये अटैक कर रहा है। इसने टाटा पे किया था 2017 में, अब ये कर रहा है अडानी पे, और अब ये बहुत लोगों को निशाने पे लेगा, अब ये बहुत लोगों को निशाने पे लेगा, क्योंकि आग लगी हुई है जो हमारे देश के दुश्मन है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन, उनकी तरफ से ये एक तरह से घर के अंदर आस्तीन का सांप उनको मिल गया जिसको जमकर दूध पिला रहे हैं, और ये उसी हिसाब से जहर उगल रहा है, जहर फूक रहा है।
और सतीश जी, राफेल को लेकर भी तो देखो ना, किस तरह के आरोप लगाए थे, चौकीदार चोर है, फिर बाद में माफी मांगनी पड़ गई। और आप सही कह रहे हैं कि डिफेंस डील्स को ही टारगेट किया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर में जो नए नए काम हो रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। वरना आप खुद सोचिए कि यूपीए के जमाने में, यूपीए का जब 10 साल तक शासन रहा, तो कितने सारे घोटाले डिफेंस डील्स में हुए थे। वहां पर कितना ज्यादा कमीशन खाया जाता था, कौन कौन कमीशन खाता था, क्या क्या हुआ, वो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। तो यही वजह है कि अब डिफेंस डील्स के जरिए कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, घोटाले नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। नहीं नहीं, डिफेंस की क्या है, डिफेंस का जो घरेलू उत्पादन था वो जरा समझ लीजिए कि अंजू जी, 2014 के फिगर उपलब्ध है, बहुत आसानी से मिल जाएगा गूगल में, कि 2014 मार्च 2014 के तक जो है हिंदुस्तान ने उस साल 686 करोड़ रुपए के आर्म्स और एम्यूनिशन जो है वो एक्सपोर्ट किए थे कुल। और ये स्थिति समझिए 67 साल बाद थी, 47 से जब शुरू होते होते वो प्रक्रिया 686 करोड़ पहुंची थी। और अभी ताजा मिल जाएगा कि मार्च 2022 को, मतलब जो 21-22 का फाइनेंशियल ईयर, उसमें भारत ने 14,000 करोड़ के रक्षा उत्पाद एक्सपोर्ट किए हैं, यानी करीब करीब 20-21 गुना ज्यादा, 20-21 गुना ज्यादा। और ये एक और फिगर बता दूं, ये क्यों ये चीन के एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये इससे दर्शक समझ जाएंगे कि 2014 में जो घरेलू उत्पादन था रक्षा सामग्री का, वो 40,000 करोड़ के करीब था जो घरेलू उत्पादन, और कुल खरीद जो थी वो 86,000 करोड़ की, 86,000 कुछ सौ करोड़ की थी। और अभी जो दो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ मार्च 2022 में, अभी आया तो चल रहा है, उसकी फिगर यह है कि अंजू जी की 1,62,000 करोड़ की खरीद भारत कर रहा है, और जिसमें से 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा उत्पाद भारत में बन रहे हैं। तो जरा सोच, और वो तो एक्सपोर्ट तो मैंने बता दिया कि 14,000 करोड़ का, तो जो 40,000 करोड़ का उत्पादन हो रहा था वो आज की तारीख में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा है। और राजनाथ सिंह ने अभी जो बेंगलोर में एयर शो हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी तैयारी है, जो डिफेंस सेक्टर हमारे बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, 2025 तक वो पूरे हो चुके होंगे। उसमें अंजू जी उन्होंने कहा कि 1,75,000 करोड़ का हम यहाँ पे उत्पादन करेंगे और 35,000 करोड़ से ज्यादा का हम एक्सपोर्ट करेंगे। जरा सोचिए आप कि कहाँ 686 करोड़ 67 साल में, और कहाँ 10 साल में 35,000 करोड़। तो ये तरक्की, असल में इस तरक्की से इसका कोई लेना देना नहीं। इनका तो जो आपने बात कही वही बात सही है कि इनको तो बाहर, देखिए बाहर से जब सामान खरीदा जाता था तो कमीशन मिलता था, बहुत साफ बात है। हिंदुस्तान में वो जरा असंभव हो जाएगा, और वो अगर थोड़ा बहुत कहीं मिलने की गुंजाइश भी होगी तो वो डॉलर में नहीं मिलेगा, जो बाहर विदेशी बैंक में जमा हो जाए। तो वो इनके आग इसी में लगी हुई है कि अभी तो जो मिलने कुछ नहीं मिल रहा है, और नरेंद्र मोदी ऐसी व्यवस्था करे जा रहे हैं कि भविष्य में भी कोई संभावना नहीं रह जाएगी। 10-20-25 साल बाद अगर इनके भाग से, बिल्ली के भाग से छींका टूटा, तो भी इनके पास कोई गुंजाइश होगी नहीं। वो इनकी एक आग लगी हुई है, और इनका बहुत बढ़िया इस्तेमाल बहुत खूबसूरत तरीके से चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं। दर्शकों को बता दूं कि इस समय ड्रोन जो है, जो सबसे पावरफुल ड्रोन है, दुनिया के अच्छे ड्रोन में से है, वो अडानी की कंपनी ही बना रही है। और ये तो बहुत कॉमन चीज है कि ड्रोन बन जाने के बाद जो हमारी सीमाएं हैं, मेरे परिचित हैं अंजू जी, वो डीआईजी रैंक में है बीएसएफ में, तो वो बता रहे थे कि ड्रोन अभी अभी ड्रोन जो आ रहे हैं वो इम्पोर्ट करके मिल रहे हैं उनको, और जिस समय हिंदुस्तान में बनने लगेंगे तो भरमार होगी। तो क्या, ड्रोन आ जाने से हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि हम सीमा पार से ही अपने शत्रु को देख लेंगे कहाँ से वो घुसपैठ कर रहा है। तो वो, उससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को है, या जो चीन कभी कभी कूदा फांदा करता है उसको है। तो उस ड्रोन की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए ये आदमी ये सब कर रहा है। मैं कल की इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेरा अपना निष्कर्ष है, मेरा अपना मानना है कि वो कुछ नहीं, अडानी या मोदी का ये विरोधी कतई नहीं है, ये चीन समर्थक, पाकिस्तान समर्थक, भारत विरोधी है। और उसके लिए ये अडानी विरोध या मोदी विरोध का ये नकाब पहनता है, छाता लगाता है वो, ताकि इसमें कोई शंका न करे। लेकिन इसके इसके सारे करतूते इसकी देखिए, तो ये खुलकर भारत इसके हर चीज में भारत विरोध है। और एक बता दूं कि ये किस तरह से भारत को बदनाम करता है। इन्वेस्टमेंट जब आना शुरू हुआ नरेंद्र मोदी के उसमें, तो एक सेंटेंस आपको याद होगा अंजू जी, इसने कहा था कि भारत जो है रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है, रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, बोला था। इसने कहा था। और जरा यस। दर्शकों से कहूंगा कि बहुत आसान सा है कि पर मिलियन रेप का क्या रेट है, तो हिंदुस्तान 33वें 34वें नंबर पे है।
उसमें जो टॉप के 10 देश है वो तो छोड़ दीजिए, 33वें 34वें नंबर पर मैंने उस समय निकाल के पूरी एक रिपोर्ट लिखी थी, अब इस समय मुझे मिल नहीं रही है, मैं ढूंढ के रखता आज। तो ये क्यों कह रहा था ये सिर्फ इसलिए कि जो बाहर के विदेशी निवेशक आ रहे हैं उनमें एक भय व्याप्त हो, उनमें भय व्याप्त हो, वो सोचे कि हिंदुस्तान बड़ा इस टाइप का देश है कि जहाँ जो दुनिया में सर्वाधिक रेप जहाँ पे होते हैं, ये इस तरह का झूठ ये पहले से बोल रहा है, ये देश की तरक्की के हर काम में बाधा बन रहा है। ये इसका मेन एजेंडा सिर्फ इसका ये है और कुछ नहीं है, ये ना मोदी विरोधी है, ना भाजपा विरोधी है, ना हिंदुत्व विरोधी है, ना अडानी विरोधी है, ये भारत विरोधी है और ये भारत के विरुद्ध हर वो काम कर रहा है मोदी विरोध की नकाब पहन के। ये राजनीतिक चूल्हा ओढ़े हैं और मोदी विरोध की नकाब लगाए हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक बहुत घातक दुश्मन है इस देश का। और सतीश जी, ताजुब तो इस बात का भी हुआ ना कि जब ये वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिया था, एक तो पहले किसने वो भाषण इनका प्लान किया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, और वहां पर जो बातें बोली, ताजुब इस बात का हुआ कि चाइना को लेकर क्या कहा गया कि वो तो बहुत प्रकृति प्रेमी है, वहां पर तो सरकार जो है कॉर्पोरेट हाउस की तरह चलती है, सब चीजों पर सरकार का पकड़ रहती है और वो बहुत अच्छे से एक हार्मनी के साथ आगे बढ़ रहा है चाइना। आखिर चाइना हमारे लिए क्या है, हमारी सीमाओं पर क्या कर रहा है, अरुणाचल में क्या कर रहा है, एलएसी पर क्या कर रहा है, गलवान वैली में उन्होंने क्या किया, ये जग जाहिर है, भारत में सबको पता है। लेकिन राहुल गांधी ने वहां पर जाकर जो तारीफ की वो तो चुभने वाली बात थी ना। तो किस एजेंडे के तहत की थी वो जो आप बता रहे हैं, शायद वही पूरा एजेंडा वहां से चला आ रहा है। नहीं इसका, हाँ पूरा इसका वही एजेंडा है जो आपने कही चाइना वाली बात, ब्रिटेन में जाके। तो अंजू जी हम लोग के यहाँ पुराने इतिहास किताबें पढ़िए तो वो राजा महाराजा अपने यहाँ भाट भाण पालते थे और वो केवल एक ही काम करते थे, बड़ा चढ़ा के राजा के गुणगान गाया करते थे, उसको उसको भगवान से बड़ा बताया करते थे। वही काम ये चीन के भाण की तरह ऑक्सफोर्ड में कर रहा था। ये चीन को बता रहा है शांतिप्रिय देश है, सद्भावना वाला देश है वो। तो ये समझिए चीन ये भारत विरोध और साथ में साथ चीन की पीआर कर रहा था, जब चीन का पीआर एजेंट हो उसका कोई दलाल, कि चीन की वो इमेज साफ कर रहा था। और जबकि चीन के अंदर इंग्लैंड में चीन की बड़ी बुरी स्थिति है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के प्रतिबंध इंग्लैंड उस पर लगाने के लिए कर रहा है, खासकर कोरोना के बाद से तो एक तरह से ब्लैक लिस्ट में है चीन। उस चीन को ये इंग्लैंड में जाके क्लीन चिट दिलाने की कोशिश कर रहा था। तो ये अब मेरा ये मानना है अंजू जी, जो 2008 में इससे एमओयू साइन किया था, उसके बाद ये कुछ इसकी चीजें ऐसी हैं और उसको खुलकर नहीं, वो क्या कहूँ कि जो ये विदेशी करता है, एक एक महीने गायब रहता है, विदेशों में जाता है, इसकी उन विदेश यात्राओं का खर्चा कौन उठाता है, कौन आदमी इसका स्पॉन्सरर है, कौन। और ये पिछले 10 साल से चल रहा है, समझिए 2014 के बाद से ये साल में 3-4 महीने तो गायब रहता है, विदेश में रहता है। इसको इसका खर्चा कौन उठाता है, वो पैसे इसके पास कहाँ से आते हैं। तो वो और उसके कभी खुलेगी ये बात, अभी नहीं खुलेगी, कभी खुलेगी 2-4-10 साल बाद खुलेगी। इसके पास कुछ एक उदाहरण अभी दे दूंगा, उसके बाद समझ में आ जाएगी कि उसके बाद अंजू जी ये आदमी ब्लैकमेल भी हो रहा है कि अब ये मजबूर है, अब ये मुकर नहीं सकता। उनके पास कुछ चीजें इसकी जरूर ऐसी हैं कि अब ये डर भी रहा है, इसको इधर से माल भी मिल रहा है इसको, और ये डर भी रहा है कि अगर उनसे अलग होऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। और इसका एक उदाहरण दे दूं कि हाँ 4-5 साल हुए यूपी चुनाव से पहले, 2017 के चुनाव से पहले आपको ध्यान होगा, अब वरुण गांधी की फोटोएं और वीडियो वायरल हुए थे सोशल मीडिया में। ध्यान है आपको? बहुत बहुत अश्लील थे वो, बोले पूरी तरह से जैसे ब्लू फिल्म इस टाइप के थे वो। तो वो फोटो और वीडियो वायरल हुए थे और कोई चोरी छुपा वायरल नहीं हुए थे अंजू जी। उसमें जब अरुण नेहरू ने मुकरना शुरू चाहा, उसको फेक कह के बताना शुरू किया, तो जिस आदमी ने वायरल किया था वो अमेरिका में बैठा था, जो यहाँ का हथियार का दलाल है अभिषेक वर्मा, उसका वो पार्टनर था हथियारों की दलाली के धंधे में। वो अमेरिका इस समय रह रहा है। तो उसने कहा था कि हाँ ये फोटो मेरे हैं और मैंने ही इसको लीक किया है, ये फोटो मेरे ही पास है, तो ये फेक कतई नहीं है। क्या कर लिया उसका? तो वो जाहिर सी बात है कि कहीं कोई समझौता ऐसा तोड़ दिया था वरुण गांधी ने कि वो उसने पलटकर जवाब दिया था। उसके बाद तो फिर शांति हो गई। अब वो क्या बात थी, कैसी बात थी, ये तो वरुण गांधी जानते होंगे या वो जानता होगा। अन्यथा उस समय कोई कारण ऐसा नहीं था कि वरुण गांधी को लेकर वो फोटोएं लीक की जाए। उसकी जो एक पॉलिटिकल एनालिसिस उसको बोलूंगा नहीं, तो वो क्योंकि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, साहब बताऊं आपसे। वो एक तरह से सभाओं में जाके कहने लगे थे, मतलब अपने आप को एज ए चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करने लगे थे। इसीलिए मैंने कहा 2016 की ही बात है शायद वो।
तो इस तरह जो आपको हर तरह से हर चीजें फेलिसिटेट करते हैं, आपको उपलब्ध कराते हैं, आपको राजनीति में आगे बढ़ाते हैं या जो भी आपकी मदद करते हैं, वो आपकी कोई ना कोई नस अपने पास रखते भी हैं कि अगर वो बेवकूफ नहीं होते कि वो आपके ऊपर महीने सालों तक इन्वेस्ट करें और उसके बाद आप मुकर जाएं, तो वो एक लगाम रखते हैं कि अगर तुम मुकरे तो ये परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। मैंने एक उदाहरण आपको वरुण नेहरू का दे दिया कि वो वरुण गांधी का, नेहरू निकल रहा है, वरुण गांधी का, कि वो अचानक वो वीडियो और फोटो में वायरल हुई थी। और वो है कि जब वरुण गांधी ने मुकरने की कोशिश की तो उस आदमी ने खुलकर कहा कि हाँ ये मेरी फोटो है, मैंने भेजी है, मैंने ही खिंचवाई थी। तो कुछ कुछ उसके बाद कहने को रह नहीं जाता। तो वैसे ही ये आदमी डबल ट्रैप हो रहा है। इसको जो मिलना था वो तो इसको मिल ही रहा है, लेकिन साथ में इसके साथ एक तलवार भी इसको लटक रही है कि अगर तुम बहके या तुमने हटने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे ये समझाइए कि अब जो वास्तु स्थिति है कि 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उसके बाद पार्टी के अंदर जो अजब तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है राहुल गांधी डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन कहते हैं राहुल गांधी एक योद्धा है, और फिर ये कहा जाता है कि राहुल गांधी बलिदानी है। तो ये क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? क्या राहुल गांधी को बलि का बकरा बना दिया गया है, या वाकई राहुल गांधी को कोई लेकर कोई बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी देख रही है? आपको क्या लगता है, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस के अंदर तो कुछ चलने लायक रही नहीं जैन जी, ये समझ लीजिए। कांग्रेस अब कांग्रेस पपेट है, और कोई ताकत है जो थर्ड पार्टी है, वो इस पार्टी को पूरी तरह से नचा रही है, अपना कठपुतली बन चुकी है ये। और मुझको उस पर चाइना के साथ अभी थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन उससे आपको क्लियर हो जाएगी कहानी क्या है। क्योंकि देखिए, इस परिवार का कांग्रेस पे वर्चस्व, इस परिवार के उत्तर प्रदेश से संबंध, वो भी बगल में रायबरेली अमेठी, ये इनका गढ़ हुआ करता था। तो कुछ अन्य लोगों की अपेक्षा मैंने ज्यादा करीब से इनको जाना समझा है, इनकी राजनीति को। अंजू जी, प्रियंका गांधी की शादी हुई थी, और उसके उसके बाद जो इसका पहला दौरा था माँ के साथ, था सोनिया गांधी के साथ। हम लोग एज ए प्रेसमैन उस दौरे को कवरेज कर रहे थे। तो एक गांव था अमेठी का, वहां पर जब पहुंचे तो हम सब स्तब्ध हो गए थे। 6-7 साथी हम लोग थे, फोटोग्राफर थे, कि अचानक गांव की औरतों ने प्रियंका को घेर लिया। और जैसे गांव में होता कि लड़की पहली बार आई है शादी बात, तो वो सारी रस्में वो करने लगी। और अंजू जी, उनसे 20 मीटर दूर पर सोनिया गांधी अकेले खड़ी थी, एक भी औरत उसके पास नहीं थी। नहीं, नहीं। तो वो सारा क्रेज जो था वो प्रियंका का था। और प्रियंका जो आज आप लोग देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा संयोग है कि मैंने वो पहली पहली मीटिंग, पॉलिटिकल मीटिंग, वो भी मैंने प्रियंका गांधी की देखी है। इस बछरावा में हुई थी, अरुण नेहरू के खिलाफ ये बोलने आई थी। अरुण नेहरू चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस सतीश शर्मा के खिलाफ। और वो क्योंकि प्रियंका गांधी के उस समय बड़ा हाइप था, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आए थे। संयोग से मेरे आगे की जो कुर्सी थी प्रेस गैलरी में, उस पर प्रभाष जोशी जी बैठे हुए थे। और ये जो आजकल आपके टीवी 9 के वो है हेमंत शर्मा, ये उनके साथ थे, क्योंकि ये जनसत्ता के करेस्पॉन्डेंट थे। और प्रियंका बोलने आई, 10-12 मिनट का वो भाषण था, लेकिन वो ऐतिहासिक भाषण था। और ये आज भी किसी से पूछ लीजिए, हर आदमी कहते हैं कि उस भाषण के बाद अरुण नेहरू वो जीता हुआ चुनाव बहुत बुरी तरह से हार गए थे, चौथे नंबर पे पहुंच गए थे। तो जब वो भाषण प्रियंका का खत्म हुआ, तो मुझे अच्छे से याद है, सामने प्रभाष जी खड़े हुए कुर्सी पे, और उन्होंने कहा कि धो दिया इस लड़की ने, आज इंदिरा याद आ गई। ये फैक्ट है, ये इसका मैं साक्षी हूँ। लेकिन उसके बाद जो खेल शुरू हुआ, यह बिल्कुल सत्य है कि उस समय प्रियंका गांधी डिजर्विंग थी। कुछ इन लोगों ऐसे लोग थे जो इनके बड़े करीबी थे, वो उनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे थे, तो चीजें पता चला करती थी कि प्रियंका ने ऐसा कहा, प्रियंका ये कर रही है। लेकिन उसके बाद एक बहुत खास आदमी था, वो अर्जुन सिंह का बहुत करीबी था। वो अर्जुन अच्छा। सिंह का बहुत करीबी था। हाँ, मेरे छोटे भाई करा, तो मैं एक दिन बहस होने लगी, हमने कहा प्रियंका ही लीड करेगी आगे। उसने कहा भाई साहब भूल जाओ, लीडर तो राहुल गांधी ही बनेगा, प्रियंका को ये लोग पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे। और वही हुआ, फिर वो हुआ, समझिए मैं आपको बातें बता रहा हूँ 2005 से 6 की। प्रियंका को धीरे धीरे हाशिए पर डाल दिया गया, और राहुल गांधी को ले आया। वो फ्रस्ट्रेट हो गई, और कुछ उनकी व्यक्तिगत चीजें। उसके बाद वो प्रियंका जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, 1999, हाँ 99, राहुल नेहरू चुनाव हारे थे, 99 का वो इलेक्शन। और आज 24 साल, बहुत पानी बह गया। और उसके बाद फिर प्रियंका के फ्रस्ट्रेशन में जाने की, और बाद में जो कुछ उनकी व्यक्तिगत चीजें थी वो खत्म हो गई। आज उसकी परछाई भी नहीं है।
प्रियंका गांधी उस 1999 की प्रियंका गांधी की परछाई भी नहीं है, ना वो भाषण है, ना वो बात है, ना वो सोच है। तो वो खत्म हो गया। उसकी वजह समझिए कि ये सबसे खास बात है कि वो जो कोटरी है कांग्रेस की, जिसमें जो मैंने एक अर्जुन सिंह का जैसे नाम लिया या दिग्विजय सिंह है, जो मठाधीश है, चिदम्बरम है, ये लोग ऐसे किसी आदमी को नहीं चाहते जो थोड़ा सा शातिर हो या जो थोड़ा सा शार्प हो। प्रियंका गांधी शातिर भी थी, शार्प भी थी, और उसका एक अंदाज था, वो वास्तव में इन लोगों को समझती कुछ नहीं थी। एक उदाहरण आपको दे दूं कि कैप्टन सतीश शर्मा तो राजीव गांधी के दोस्त थे, बड़े बिल्कुल, करीबी बहुत थे, बहुत करीबी। बड़े करीब बड़े करीबी भी थे। किसी पूछिएगा लुटेन मीडिया दिल्ली से जो कभी आया हो कवरेज करने, कि प्रियंका गांधी उसे सतीश कह के बुलाती थी, समझ, अंकल अंकल नहीं कहती थी। तो गेस्ट हाउस में लोग रहते थे, कभी बाहर ऐसे हुआ तो सतीश, तो बिल्कुल एकदम ऐसे दौड़ते थे जैसे चाकर दौड़ रहा हो। ये अंदाज प्रियंका गांधी के तेवर थे उसके। तो वही स्थिति सारे नेताओं की थी। तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, ये नहीं चाहते थे कि ये आए, और उन्होंने पूरी एक रचना रची। उसके बाद प्रियंका साइडलाइन हो गई और राहुल गांधी को उन्होंने स्थापित किया। राहुल गांधी बुरी तरह से फेल हुआ, और लगातार फेल हुआ। 49 चुनाव वो आदमी हार चुका, लोकसभा और विधानसभा मिला के। और अगर अभी भी ये इसका अदालत का डिसीजन ना आया होता तो अब भी वो आदमी रहता। वो तो अब मजबूरी हो गई कि उसको नहीं कर सकते। अब ये जो आपने बात की कि ये कांग्रेस का डिसीजन नहीं है, देखिए कांग्रेस में जो ढंग के लोग तो सब छोड़ के चले गए, वो अब रहे नहीं। ये अंजू जी, मैंने कहा कि ये यूपी जो है, इसका एक चावल का समझे एक दाना है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो आज से 5 साल पहले थी, वो है ही नहीं। जितने का 100% की मैं बात कर रहा हूँ, एक आध की नहीं। वो चमचे चकार और सड़क छाप वाले छोड़ दीजिए, जितने भी पुराने कांग्रेसी जो 30-30, 40-40 साल से पार्टी में थे, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिएगा। और पूरी तरह से वो संदीप सिंह का नाम आप सुनती होंगी, जो प्रियंका गांधी के साथ है, उनका कब्जा हो चुका है। और वो अब वो कांग्रेस कार्यालय जो है उत्तर प्रदेश का, वो कम्युनिस्ट पार्टी का अड्डा लगता है। सब वो पुराने वो सीपीआई एमएल और आयशा, ये सब वहां पे भर गए आके। पुराने कांग्रेसियों को खदेड़ दिया गया, जो थोड़े बहुत बच्चे वो अपमानित होकर रह रहे हैं। तो मुझको जो मेरा अपना आकलन है, मुझको ये लगता है जो, और यहाँ मैं बात करता रहता हूँ लोगों से, कि ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, जो जिसको इस देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया बहुत बुरी तरीके से। बंगाल में रिजेक्ट हो गए, त्रिपुरा में रिजेक्ट हो गए, अब केवल थोड़ा बहुत बचे तो केरल में बचे हैं। यूपी बिहार से तो इनका सफाया हो चुका बहुत पहले, मुझे 3-4 दशक पहले, 3 दशक पहले हो गया। तो अब ये केचुल बदल के ये इन्होंने अपनी नकाब बदली है, और वो कांग्रेस पर टेक ओवर कर रहे हैं। और उसमें वो चाइना कनेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जरा मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ, जो कोई करता नहीं है। अभी हो सकता है कुछ लोगों को बड़ी अजीबोगरीब लगे ये बात, कि वो चाइना जो है वाया सीपीआईएम नहीं, सीपीआई, उसके जरिए वो अब एंट्री कर रहे हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी अब कांग्रेस के रूप में, कांग्रेस का नकाब पहन के, कांग्रेस का चेहरा लगा के इस देश पे दोबारा कब्जा करने के उसकी तैयारी है। कितना सफल होगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी तक का ये सीन है। अब आप सोचिए, अगर आपसे अंजू जी कोई पूछे, आपको भी 2-3 दशक हो रहा है पत्रकारिता से, या किसी से पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सबसे पावरफुल नेता कौन है, पहले हुआ करते थे, तो वो ये पता नहीं आपसे क्या नाम बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी कांग्रेसी से अगर आप पूछ लीजिए, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सबसे पावरफुल नेता इस समय संदीप सिंह है, जो जिसके आगे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नतमस्तक रहता है। उस प्रदेश अध्यक्ष को ये डर लगता है कि अगर ये आदमी नाराज हो गया तो शायद मैं कल सवेरे प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहूंगा। जिसको अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उस आदमी का कांग्रेस से कभी कोई लेना देना ही नहीं था। और आपको बता दूं कि इससे पहले जो अजय सिंह लल्लू यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका भी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। वो भी आयशा और सीपीआई और ये नक्सली आंदोलन से ही निकला हुआ नेता था। वो बाद में जैसे उसको धीरे धीरे करके प्लांट किया जा रहा है, और वो पूरी तरह से सीपीआई खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल से और 10 साल बाद, और वो टेक ओवर करके कांग्रेस के, अब वो कांग्रेस के नाम से वो एक्टिव होंगे पॉलिटिक्स में। ये एक बहुत बड़ी साजिश जो मुझे समझ में आ रहा है, और उसमें उन्होंने प्रियंका को कैप्चर कर लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम घोषित तथ्य है। सब जानते हैं, दिल्ली में भी आपके लोग जानते हो कि जो पूछिएगा तो बता देंगे, जो जो ठीक से कवर करते हैं। वो भाड़ नहीं जो कल बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो थोड़ा गंभीर है, कि प्रियंका वही करती है जो संदीप सिंह कहता है।
ये आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में लोगों का ये मानना है कि वो आंख नाक कान दिमाग सब कुछ वो आदमी हो चुका है। बड़े यहाँ किस्से हैं तो उसमें हम लोग एक बड़े लंबा प्रोग्राम निकल जाएगा। तो वो ये है कि अब ये जो राहुल गांधी के जो लोग कह रहे हैं कि प्रियंका ने हटवा दिया, प्रियंका की ये औकात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो सीनियर लीडर है, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो खड़गे हो, जो बच्चे खुचे जितनी है, इनमें से कोई भी आदमी प्रियंका को नहीं चाहता। ये अच्छे से समझ लीजिए। वो जानते हैं कि ये महिला आएगी तो हम जीरो हो जाएंगे, इसका कोई लेना देना इन लोगों का रह नहीं जाएगा। जैसे इनकी मठाधीसी चलती है, मैंने कहा वो शार्प है और अब वो दूसरे हाथों में भी है। तो मगर वो जो ऊपर वाली बैठी लॉबी है, जो इसको अब उस पर काबिज हो चुकी है पूरी तरह से कांग्रेस पे, उसने ये पूरी रचना रची है। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से हो रहा है ना कि राहुल की जमानत के लिए पैरवी नहीं की गई, उस तरह से जल्दी नहीं दिखाई गई लीगल ऑप्शन के लिए, तो वो सब वो ऊपर बैठे वो लोग कर रहे हैं, कठपुतलियां हैं। उन्होंने इस तरह से, अगर वैसे राहुल को निकाल नहीं सकते थे तो उन्होंने एक बड़े तरीके से राहुल को साइडलाइन कर दिया। और अब ये बहुत तरीके से सलीके से प्रियंका को उस जगह लाके, उसमें उनको बहुत ज्यादा परेशानी होगी नहीं, क्योंकि वो गांधी परिवार से वो आई है, उसको लाकर वहां पे स्थापित कर देंगे। ये पूरा गेम है। जो अगर इसमें राहुल गांधी की सदस्यता वापसी नहीं हो पाती है, कुछ इसमें कानूनी कमी रह जाती है, तो उसका दोषी कोई और नहीं, वो उसका जिम्मेदार वो है जो अदृश्य शक्ति है। मैंने आपको बता दिया कि मेरा यह मानना है कि वो चीन है जो वाया सीपीआई इस पे काबिज हो रही है। आप ध्यान दीजिए ना, 2009-10 तक आयशा बहुत सक्रिय हुआ करती थी इस देश में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, जेएनयू में। अब वो आयशा गायब हो चुकी है, क्योंकि आयशा के जो लोग हैं वो कांग्रेस में आ गए हैं। अच्छा। वो अब कांग्रेसी हो गए हैं और वो कब्जा उनका चल रहा है। वो जो सबसे बड़ा गढ़ था, हार जीत अलग किनारे कर दीजिए, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, वहां पर तो मैंने कहा ना कि आप किसी भी कांग्रेसी से पूछ लीजिए कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो वो संदीप सिंह का नाम लेगा ना, और किसी नेता का नाम नहीं लेगा। और ये कन्हैया कुमार वगैरह आप याद कीजिए, आयशा से तो हुआ करते थे, जब बड़ा हंगामा हुआ हाँ था जेएनयू में, राहुल गांधी वहां गए थे चिदम्बरम वगैरह के साथ। तो वहां पे उनको, जब वो देश विरोधी बातें हो रही थी, वो अजमल अफजल को लेकर जो नारेबाजी हो रही थी, आपको याद है? तब भी तो ये सब कांग्रेस वाले वहां गए थे, किस हैसियत से हाँ गए नहीं, थे वहां पर? उन्हीं को सपोर्ट करने तो नहीं, गए थे। हाँ बिल्कुल आपने याद दिला दिया कन्हैया कुमार का। वो उसको आप बिहार मान लीजिए, वो बिहार में है। लेकिन मैं फिर हम्म, बता रहा हूँ कि कन्हैया कुमार भी जो है वो उस हैसियत में भी नहीं आया है। अभी वो उस हैसियत में नहीं आया है जिस हैसियत में संदीप सिंह है। संदीप सिंह है। सिंह वो नंबर 2 है, समझिए इस समय वो नंबर 2 है। वो आप प्रियंका गांधी से मिल नहीं सकता कोई नेता जब तक संदीप नहीं चाहेगा, जब तक संदीप नहीं चाहेगा। ये बड़े बड़े सीनियर यूपी के बेइज्जत होकर वापस होते हैं। तो वो संदीप सिंह क्या, संदीप सिंह की कठपुतली है। एक बड़ी ताकत जो है वो कांग्रेस का टेक ओवर कर रही है धीरे धीरे धीरे। वो जैसे होता है ना, किसी बड़ी कंपनी को तो पहले 5% शेयर लिए, फिर 10% लिए, फिर 50% लिए, उस तरह से ये अगर यही रवैया चलता रहा तो 10 साल के अंदर आपको कांग्रेसी सब गायब मिलेंगे। वो सीपीआई और सीपीआई एमएल जो मार्क्सवादी लेनिनवादी, वो आपको मिलेंगे। वो अपनी अपनी केचुल उतार के फेंक चुके होंगे वामपंथ की, और वो कांग्रेसी खाल ओढ़ के फिर सक्रिय होंगे। लेकिन कांग्रेस कितनी सफल होती है, ये भविष्य की बात है। ये राहुल गांधी, आपने बिल्कुल एक बात बहुत अच्छी उठाई कि भाई, जैसे वो पवन खेड़ा, मैं किसी टीवी चैनल पर सुन रही थी, पवन खेड़ा का इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो पवन खेड़ा कह रहे थे कि देखिए, ललित मोदी कोर्ट नहीं गए, दूसरे नीरव मोदी नहीं गए, पीएम मोदी नहीं गए कोर्ट, कोई और कोर्ट में क्यों गया, ये मामला किसी और ने दर्ज क्यों करवाया? तो वो ये भूल रहे थे कि मोदी क्लैन की बात हो रही है, मोदी समुदाय की बात हो रही है। मोदी समुदाय का कोई भी शख्स जाकर अपने अपमान के लिए ये डेफेमेशन केस फाइल कर सकता था। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आपके मामले में तो 1 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट में केस मेंशन हो गया था, आपको तो तुरंत वहां से जमानत मिल गई थी, तो उनकी बोलती बंद थी। तो राहुल गांधी के मामले में जिस तरह की देरी अभी भी हो रही है ऊपरी अदालत में जाने की, तो साफ लग रहा है कि किसी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। वरना राहुल को हाँ समझा दिया जाता कि माफी मांग लो, बात खत्म हो जाती। डेफेमेशन केस तो वैसे ही चले जाते हैं अगर माफी मांग ली जाए। नहीं, मुझको तो लगता है कि ये राहुल की जानकारी में, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कि राहुल की जानकारी में राहुल को चेतावनी देके कहा गया है कि या तो अब तुम शांत हो जाओ, तुम इसी तरह एक बहाने के जरिए साइडलाइन हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा तख्ता पलट दिया जाएगा। बहुत साफ मुझको लगता है कि उस अंदर अंदर जो भाई बहन का संघर्ष है, या वो जो जो लॉबी
पिछले 10 साल से समझिए हर तरह के इस पे ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, वो निराश हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से कि अब इससे कोई रिजल्ट उनको मिलना नहीं है। तो अब वो सोच रहे हैं कि दूसरा चेहरा लाया जाए, वैसे हटाया जाना ठीक ना होता। तो शायद मेरे ख्याल से सहमति से एक सोचा समझा गेम चल रहा है। इसके परिणाम अब देखिए क्या होगा, ये हम लोग अभी आकलन कर सकते हैं, दर्शकों से कहते हो कि ये बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि मैं एकदम जो कह रहा हूँ वो सत्य है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं 90% ऐसे आश्वस्त हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक सोच रहा हूँ, क्योंकि कई बातें हैं कि बोली नहीं जा सकती, कि वो कोई कहेगा सबूत लाओ, तो फिर वो सबूत कहाँ से लाऊंगा। मगर उसका जो हम्म। निचोड़ निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो यही है कि राहुल को साइडलाइन इनको 2024 से पहले करने की इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और आपको लग रहा है कि जैसे एक विक्टिम कार्ड भी खेला जा रहा है सहानुभूति की, देखिए हाँ, मोदी ने हाँ। कैसे करवा दे, इसमें कामयाब हो पाएंगी तो? क्योंकि अब तो पूरा का पूरा विपक्ष साथ आ गया ना, सबको राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद ही एकदम से सिंपैथी आ गई है। इधर ममता बनर्जी के तेवर बदल गए, उधर केजरीवाल के तेवर बदल गए, सब राहुलमय हो रहे हैं इसके बाद से। नहीं, 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 ये यहाँ का इनका जो दिल्ली मीडिया ये हवा बना रहा है। अंजू जी कहाँ, कौन सा विपक्ष इनके साथ आ जाएगा? क्या केजरीवाल दिल्ली में सीटें देगा कांग्रेस को? 7 ही तो सीटें वो लड़ता है, उसमें वो सीटें हम्म। देगा? नहीं देगा, एक सीट नहीं देगा। समाजवादी पार्टी यहाँ 5 सीट नहीं देगी कांग्रेस को। बिहार में भाई क्या इनका चलता है, बिहार में दिक्कत है। ममता बनर्जी चिमटी से छूने को तैयार नहीं, वो उसने अभी कह दिया कि राहुल गांधी की वजह से मोदी दोबारा जीत के आ जाएंगे 2024 में। तो ये जबरदस्ती एक ताना बाना यहाँ पे जो इनके बरसों से कांग्रेसी पेंशन पे पल रहे हैं जो पत्रकार दिल्ली के, उन्होंने जानबूझ के हवा बनाना शुरू कर दिया कि वो जो देखिए जो राहुल गांधी की सजा के खिलाफ बयान आए हैं इन पार्टियों के, उन्होंने अपने लिए, अपने बचाव के लिए, उनको मालूम है कि कल हम भी इसी नाव पे हमको चढ़ना है, क्योंकि सबके हम्म। केस दर्ज हैं, सबके खिलाफ सीबीआई और ईडी का मामला है। केजरीवाल का आप देखिए नहीं, 2 मिनिस्टर उसके जेल में हैं, और कब वो जेल चला जाएगा कोई भरोसा नहीं। जिस दिन अगर सिसोदिया ने कल जबान खोल दे तो परसों इसको जेल जाना होगा। तो वो अपनी पेशबंदी कर रहा है ताकि वो उसको ये हो जाए कि मैं तो मोदी का विरोध कर रहा था, इसलिए उसकी कोई पॉलिटिकल सहानुभूति राहुल गांधी के साथ नहीं है, या वो हम्म। कांग्रेस के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रख रहा है, वो अपने बचाव के लिए कर रहा है। यही है मामला यहाँ अखिलेश यादव का, उनके कार्यकाल के 3-4 मामले सीबीआई के पास हैं, हजारों करोड़ों के हैं, वो अपनी जान बचा रहे हैं। वो जो मैंने आपसे कहा था आय से अधिक संपत्ति वाला, उस हम्म। पर भी अभी तक फाइनल नहीं आया, वो टल रहा है, अभी फिर टल गया, अभी 24 तारीख डेट थी वो टल गया। तो ये जानबूझ के इसलिए ताकि अपने बचत के लिए ये इस तरह के नाटक कर रहे हैं। बाकी इनमें से कोई भी कांग्रेस के साथ तो कम से कम यूपी में तो नहीं जाएगा, मैं एकदम निश्चित रही है। यहाँ पे अभी आप समाजवाद। जी। अभी आपने याद दिलाया कि वो पत्रकार जो दिल्ली में हवा बना रहे हैं कि भाई वो ट्वीट अपने फायदे के लिए कर रही है ममता बनर्जी और ये आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन वो ये बना रहे हैं कि भाई कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। लेकिन जो पत्रकार कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिनकी फजीहत सरेआम हो गई, आपने देखा होगा राजदीप सरदेसाई के हाँ, साथ राहुल ने क्या कहा, तो फिर बचा कहाँ हाँ। उनकी, तो वो बेइज्जती कर दी राहुल गांधी ने। वो कहते हैं ना कि एक, मैं बोलना नहीं चाहती कि उसकी दोस्ती भी बुरी होती है और दुश्मनी भी बुरी होती है। नहीं, दोस्ती दुश्मनी के तो ये लायक ही नहीं है, दोस्ती दुश्मनी के लायक नहीं है। ये इनकी उसकी बेइज्जती जो हुई, कल भी मैं बोला था कि वो अंजू जी एक अंग्रेजी में कहा होता है ना कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हम्म। जो मिलेगा वो जो मिलेगा वो स्वीकारना पड़ेगा। तो पहले वो लोग, उनके से खैरात मिलती रही, उनसे पद्मश्री मिली, वो आपने लिए, अब उनकी तरफ से डांट मिल रही है, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। तो आप विरोध करने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि बहुत वैसे फिर वो जो अभी मैंने वरुण गांधी वाली बात कही थी कि अगर आप मुंह खोलोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, आप मुंह खोलोगे तो बर्बाद हो। ये समझिए कि बड़ा गेम, जो बड़े गेम होते हैं इस टाइप के, उसमें कोई ब्लाइंड आपको सपोर्ट नहीं करता, ना वो ब्लाइंड आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है। वो जब इन्वेस्ट करता है भाई, बड़ी चीज, बड़ी रकम वो लगाता है आपके ऊपर, तो वो आपकी लगाम अपने हाथ में रखता है कि कहीं इधर से उधर हो नहीं सकते आप। तो अब इनको गाली भी खानी है, सार्वजनिक रूप से हंसते रहेंगे, ये कुछ बोल नहीं सकते, कुछ खूब सेवा इन्होंने की है, खूब मेवा खाई है, तो अब थोड़ा बुरे दिन चल रहे हैं, उसकी खिसियाट है, उसके ऊपर आफत आई है, तो अपना गुस्सा बड़ा सीनियर लोगों पर निकालेगा। तो वो राजदीप वाले प्रकरण को मैं इससे ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा। ऐसा नहीं कि कल को राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया तो राजदीप का बड़ा स्वाभिमान जाग जाएगा और कल से वो पत्रकार, बिल्कुल विशुद्ध पत्रकार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसने वही हा हा करके हंसा, उसको झाड़ दिया, उसको मालूम है कि मैं झाड़ूंगा नहीं तो और ज्यादा भारी पड़ेगा। तो इन लोगों से कोई उम्मीद मत करिए, लतियर लोग हैं, स्वाभिमानहीन लोग हैं, पत्रकारिता से इनका कोई नाता न तब था न अब है।
ये दलाल के रूप में सक्रिय हैं। इनसे कोई आप बड़ी क्रांतिकारी भूमिका इनकी आप दिमाग से निकाल दीजिए, जैसे था अभी जीवन इनका ऐसे ही चलना, और मेरे ख्याल से ये इनके अंतिम अंतिम दौर से अपने गुजर रहे हैं। 2024 के बाद ये दुकानें बंद हो जाएंगी, ये दुकानें बंद हो जाएंगी। अभी इनके उम्मीद में यह है कि शायद दिल्ली के बाहर से चीका टूट जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। 2024 में मोदी फिर आ रहे हैं, और वो इसके बाद इनके लिए कोई संभावना रह नहीं जाएगी शेष। और ये जो इकोसिस्टम है सतीश जी, चलते चलते ये जानना चाह रही हूँ, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपने लग गई कि अडानी के लिए पीएम मोदी पर को टारगेट करते हैं, राहुल गांधी उनके खिलाफ बोलते हैं, दोनों की दोस्ती के बारे में सवाल पूछते हैं, इसलिए राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता चली गई। इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको कैसे काउंटर करना चाहिए गवर्नमेंट को? ये तो बताना पड़ेगा ना कि भाई असलियत ये है, क्योंकि इन लोगों को तो ये लगता है कि अगर एक झूठ को 100 लोग बार बार परोसेंगे तो वो सच बन जाएगा। अंजू जी, यही इनके लिए काल बन रहा है, यही इनके लिए काल बन रहा है। और ये इस बात को मानने को तैयारी नहीं है कि ये 2023 है, ये 2010 नहीं है, जब सोशल मीडिया नहीं था। क्योंकि ये अभी ये मामला तो है, तो इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये बार बार ये झूठ को बार बार दोहरा रहे हैं। याद करिए कि राफेल वाला सौदा इसने 2016 से यही काम शुरू किया था कि चौकीदार चोर है और राफेल में दलाली खा ली गई, और 2016 से 2019 तक ये यही करते रहे थे। क्या जवाब मिला था जनता से? क्योंकि अब जनता किसी एक अखबार की या किसी एक चैनल की बंधक नहीं है। हर आदमी के हाथ में एक टीवी है उसके स्मार्टफोन के रूप में, और वो चाहे जहां तलाश सकता है, चाहे जहां बता सकता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप जैसे जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, वो इनके झूठ के पुलिंदे की ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे या 24 घंटे में धज्जियां उड़ा देते हैं, लोग देखते हैं, उसको शेयर करते हैं। तो अब जनता को सच बताने वाले या जनता को जागरूक करने वाले बहुत लोग हैं, और वो बड़ी ताकत है, वो बड़ी ताकत है। वो उनको ये नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये हाशिए पे धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इसलिए वो उसको तो आप सोचिए मत। हाँ, इसमें पार्टी का रोल है। भाजपा क्या करती है? भाजपा फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अपनी तरफ से जागरूक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये करे ना करे, ये अभी 2024 का साल भर बाकी है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के दम को आप इस बात से समझ लीजिए कि जिसने जिसने करीब से देखा होगा, आप तो पत्रकार हैं, एज ए पत्रकार आपने अगर उसको देखा होगा, तो मैं 2014 में नरेंद्र मोदी की सफलता का अगर सबसे बड़ा कारण कुछ मानता हूं, तो सोशल मीडिया के रोल को मानता हूं। ये सब तो उसको गुजरात का हत्यारा और गुजरात का दंगा, क्या क्या ये इनका नाटक तो चल ही रहा था, बरसों से चल रहा था। लेकिन वो 2014 में जो है, और उसके लिए नरेंद्र मोदी को एक बात के लिए केजरीवाल का आभारी होना चाहिए कि सोशल मीडिया को घर घर तक पहुंचा देने का श्रेय वो केजरीवाल को, जब वो उसने अन्ना वाली नौटंकी अपनी शुरू की थी, तो ध्यान करिए कि उस समय जैसे बूम आ गया था फेसबुक और ट्विटर और इस तरह के, व्हाट्सएप तो मेरे ख्याल से नहीं था तब, तो वो लोगों को उत्सुकता उसमें पैदा की, लेकिन उसका नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन उपयोग किया। वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया उन्होंने। और 2014 में मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी ताकत जो नरेंद्र मोदी के पास थी, वो सोशल मीडिया के लिए दिन पर दिन वो मजबूत होते जा रहे हैं। और इस बात को दर्शक और अच्छे से समझ लें कि 2004 में अटल जी की जो हार हुई उस शाइनिंग इंडिया की कैंपेन के बावजूद, वो इन्हीं लोगों की वजह से हुई थी, जिनकी अंजू जी बात कर रही हैं कि इन्होंने एक नेगेटिव कैंपेन चलाई चुनाव में, और अटल जी के पास ऐसा कोई मंच नहीं था। अगर उस समय सोशल मीडिया उसी तरह से होता जैसा आज है, तो मेरा यह मानना है कि निश्चित तौर पे 2004 में अटल जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ लौटती। अंजू जी, पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन उस समय उनके पास कोई मंच नहीं था, इनके हाथ वो बेबस थे, और इन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी सरकार की। जरा गौर करिए, कभी गूगल पर दर्शकों को जरा सर्च करिए, जो नेशनल हाईवे किस किस स्पीड से कितनी बड़ी संख्या में बने थे। एटीएम कार्ड जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, ये अटल जी की सरकार की देन थी खुलने की। मोबाइल जिस समय अटल जी आए थे सत्ता में, उस समय अंजू जी आपने भी इसको झेला होगा कि आउट गोइंग 16 रुपए, इनकमिंग 8 रुपए का चार्ज था। अटल जी जब गए तो इनकमिंग फ्री हो चुकी थी, आउट गोइंग 1 रुपए की थी। इतनी सुविधाएं वो देख कर गए थे, लेकिन वो उनको इन लोगों ने खलनायक बना दिया था, और अटल जी के पास कोई मंच था नहीं जहां वो अपनी बात कह पाए, तो उसका उनको परिणाम भोगना पड़ा। लेकिन ये आज भी उसी नशे में, ये समझ रहे हैं 2004 है, लेकिन अभी 2004 नहीं 2024 होगा,
बहुत दुनिया बदल चुकी है, पूरा पासा पलट चुका है और 2024 में इनका ये नाटक चलने वाला नहीं, कोई इन पे विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब जो इनका एक नैरेटिव होता है, फॉल्स नैरेटिव, उसका जवाब देने के लिए सही मायने में सोशल मीडिया बहुत मजबूत तरीके से आगे आ रहा है। और जिन हाँ, दर्शकों के मन में अभी भी कांग्रेस को लेकर कोई शक शुबा होगा, वो अगर आपका ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनके बहुत सारे हाँ, सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे। आपने कांग्रेस के अंदर जो खेल चल रहा है, प्रियंका कहाँ खड़ी है, राहुल कहाँ खड़े हैं, और राहुल का चीनी प्रेम बार बार क्यों उजागर हो रहा है, ये जो तमाम जानकारी विस्तार से मेरे दर्शकों को दिए सतीश जी, उसके लिए अंजू आपका जी, अंजू जी, एक तक तो बता दूं आपको, जो मैंने जी जी जी। वो कांग्रेस वाली स्टोरी है, 1998 में आउटलुक में एक स्टोरी पब्लिश हुई थी और उनका जो अच्छा। करस्पॉन्डेंट था वो उसने इटली में जाके वो स्टोरी की थी, जहाँ इनकी ननिहाल है, इनके घर जाके। तो सोनिया के जो माँ बाप भाई बहन वहां रहते थे, उन्होंने उससे बात करने से मना कर दिया था। उसने वो बढ़िया स्टोरी थी वो आउटलुक की। और तो उसने वहाँ अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात की, तो उन लोगों ने अपना बताया कि ये कभी कभी आते हैं, साल 2 साल में ये लोग कुछ दिन रहते हैं। तो उन अड़ोसियों पड़ोसियों ने बताया था कि ये परिवार जो है राहुल को पसंद करता है और प्रियंका को पसंद नहीं करता। और उसका उन्होंने कारण दूसरा दिया था कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में कि वो वहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज है, वहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है इटली का भी, तो वहाँ पे जो परिवार का लड़का होता है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो उसने कारण वो दिया था, लेकिन अब वो समझ में आ रहा है कि वो उसके परिणाम हम लोग देख रहे हैं। तो उसने उसने 1998 में लिखा था कि ये परिवार जो सोनिया गांधी का माँ बाप ननिहाल था इन बच्चों का, कि उस समय उन्होंने कहा था कि ये लोग जब भी आते हैं तो ये परिवार, वो लड़की जो आती है कि वो ज्यादातर घर में ही रहती, बाहर नहीं निकलती, लड़का उनके साथ घूमने घामने जाता है। और वो राहुल के लिए उन्होंने कहा था कि राहुल को ये परिवार ज्यादा पसंद करता है। ये जरा उसकी पृष्ठभूमि 1998 की आउटलुक की स्टोरी है वो। तो हो सकता है कि वो जो व्यवहार प्रियंका के साथ हुआ होगा, उसकी कुंठा कहीं ना कहीं रही होगी, और अब जब मौका मिल रहा है तो बस। फिर प्रियंका भी पड़ रही है राहुल गांधी पर। और हो हाँ, सकता है कि हाँ, हाँ, अंदर जो आप कह रहे हैं कि इसीलिए खेल चल रहा हो, तभी राहुल गांधी के मामले को बड़ी तत्परता के साथ ना हाई कोर्ट में उठाया गया है अभी तक, ना सुप्रीम कोर्ट में। सवाल करो तो उनका कहना है कि बीजेपी को चिंता क्यों हो रही है। चिंता तो उनको होनी चाहिए राहुल गांधी को लेकर, अगर वो सच में उनके बहुत बड़े नेता है और उनको वो प्रोजेक्ट करना चाहते थे पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर 2024 में, तो हाँ, चिंता तो कांग्रेस को होनी बिल्कुल, चाहिए। जिस तरह का बिल्कुल। रवैया कांग्रेस का दिख रहा है सर, उस पर तो सवाल उठेंगे ही। लेकिन आपने इस हाँ, पूरे हाँ, मामले पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।